हाय फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं जब किसी लॉ में एम्बिग्यूटी आ जाती है या उसमें क्लैरिटी ना हो तो फिर जजेस उस लॉ को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो जज आपको क्या लगता है कि लिटरल टेक्स्ट के साथ स्टिक रहते हैं या फिर वो फोकस करते हैं ऑन द एक्चुअल इशू द लॉ वाज मेड टू फिक्स। तो इसके लिए हमारे पास एक लेजेंडरी केस है फ्रॉम 1584। वो ऐसा केस है दैट चेंज द वे जजेस रीड द लॉ फॉर एवर नाउ। इट्स द स्टोरी ऑफ द हाइडेंस केस, द ओरिजिन ऑफ द मिसचीफ रूल। ठीक है, तो ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मतलब हाइडेंस केस ये आप देखिए कि 400 से भी साल से भी ज़्यादा पुराना केस है, 1584 है और अब हम 2025 में बैठे हैं और अभी भी इसकी मतलब चला हुआ है, एप्लीकेबल है और अभी भी इसी से मिसचीफ रूल जो है इसी से ओरिजिन हुआ है इसका। तो चलिए अब हम इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड जानते हैं। 1500s में क्या हुआ, इंग्लैंड में ना एक बड़ा मेजर इशू था। जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थे जैसे चर्चेज थे वो क्या कर रहे थे, वो लैंड्स को एक्वायर करे जा रहे थे और उनको ना लीज पे दिए जा रहे थे इन ऑर्डर टू अवॉइड द टैक्सेस एंड गवर्नमेंट कंट्रोल। तो इस मिस यूज़ को एड्रेस करने के लिए फिर किंग हेनरी एट्स द पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया, स्टैट्यूट ऑफ 27 हेनरी एट्थ। वो क्यों पास किया, उस लॉ का इंटेंशन था टू स्टॉप द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम क्रिएटिंग लीजेस दैट बाईपास्ड प्रॉपर लीगल प्रोसीजर, कि उन लीजेस को रोकना जो इलीगली हो रही थी। अब इस केस के फैक्ट्स क्या हैं, तो इस केस को अच्छे से जानने के लिए फैक्ट्स का जानना ज़रूरी है। एक पर्सन था हेडन, उसके पास भी एक लीज थी और दैट वाज ग्रांटेड इन द वायलेशन ऑफ दिस न्यू स्टैट्यूट। अब न्यू स्टैट्यूट कौन सा था, 27 हेनरी एट्थ। तो उसने आर्ग्यू किया कोर्ट में कि जो लिटरल वर्ड्स हैं लॉ के दैट डिडंट कवर हिज केस स्पेसिफिकली, तो इसलिए ये लॉ उस पर एप्लीकेबल होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम कोर्ट के शब्दों के हिसाब से चलें तो मेरे पे तो कहता ये एप्लीकेबल ही नहीं है लॉ। तो उसका लॉजिक ये था कि इफ़ माई केस डजेंट डायरेक्टली फॉल विद इन द वर्डिंग ऑफ स्टैट्यूट आई शुड बी एग्जम्प्टेड। पर क्राउन मीन गवर्नमेंट ने बोला, आर्ग्यू किया कि जो स्टैट्यूट का पर्पस है वो हमें पता करना है। तो एक्चुअल जो पर्पस है स्टैट्यूट का वो ये है कि टू प्रिवेंट एग्जैक्टली दिस काइंड ऑफ मिसयूज़। तो इसलिए हेडन्स लीज जो है अनलॉफुल है, क्योंकि लॉ बना ही इसलिए था ताकि ऐसे इलीगल लीज ना हो सके और जो गवर्नमेंट को उससे घाटा पड़ रहा था वो ना हुए। तो अब इशू क्या थे कोर्ट के सामने जब इस केस को रिजॉल्व करना था। शुड कोर्ट फॉलो द लिटरल वर्डिंग ऑफ द लॉ, क्या उनको जो लॉ में जैसे शब्द टू शब्द वर्ड टू वर्ड लिखा था वैसे इंटरप्रेट करना चाहिए, या फिर शुड इट इंटरप्रेट द लॉ बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम इट वॉज मेंट टू सॉल्व, या फिर इसे ऐसे करना चाहिए कि देखनी चाहिए कि लॉ में प्रॉब्लम क्या थी, किस प्रॉब्लम के लिए लॉ बनाया गया था, उस तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए। कैन कोर्ट्स लुक एट पार्लियामेंट्स इंटेंट इंस्टेड ऑफ जस्ट द वर्ड्स, ठीक है, क्या वो पार्लियामेंट के इंटेंट को देखें। तो कहने का मतलब मेजर 3 इशू थे, या तो वो लिटरल वर्डिंग को फॉलो करते या फिर लॉ को प्रॉब्लम के बेसिस पे इंटरप्रेट करते कि किस प्रॉब्लम के लिए, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मिसचीफ को सॉल्व करने के लिए लॉ बना है, या फिर कोर्ट जो है पार्लियामेंट का इंटेंशन देखता, ठीक है, इंस्टेड ऑफ जस्ट वर्ड्स। ठीक है, पर मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप ये केस कर रहे हो ना, इससे पहले आप ज़रूर लिटरल रूल और ये गोल्डन मिस्चीव रूल ज़रूर देख लेना ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए उनकी, तो ये केस समझने में उतनी आसानी रहेगी। नेक्स्ट है डिसीजन बाय द कोर्ट। तो उसके वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। तो कोर्ट ने क्या किया, फिर डिसीजन क्या दिया उसने, कोर्ट ने हाइडन का जो लिटरल आर्ग्यूमेंट था उसे बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। सो व्हेन इंटरप्रेटिंग अ स्टैट्यूट जजेस मस्ट कंसीडर द पर्पस बिहाइंड द लॉ, स्पेशली द मिसचीफ इट वाज क्रिएटेड टू प्रिवेंट, ठीक है। तो अप्रोच जो आई, इस अप्रोच को आज के टाइम में हम बोलते हैं मिसचीफ रूल, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड अ 4 फैक्टर्स।
4 फैक्टर्स इंट्रोड्यूस किए इस लॉ ने। तो वो 4 फैक्टर्स क्या थे वो कोर्ट ने लेट डाउन किए कि सबसे पहले तो ये देखना है व्हाट वाज द कॉमन लॉ बिफोर द स्टैट्यूट पास्ड। ठीक है, कि इस लॉ के आने से पहले लीगल पोजीशन क्या थी। अब हाइडन के केस में देखा जाए तो वो हेनरी का जो पास हुआ था स्टैट्यूट, उससे पहले पोजीशन क्या थी कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थे उनके पास प्रॉपर्टी को लीज करने की ब्रॉडर पावर्स थी और वो उन पावर्स का मिसयूज़ कर रहे थे। अब सेकंड फैक्टर क्या था? अब सेकंड फैक्टर इस केस में क्या निकल के आया, व्हाट वाज द मिसचीफ और डिफेक्ट फॉर विच द कॉमन लॉ डिडंट प्रोवाइड, कि जो लॉ इससे पहले था उसमें ऐसे क्या प्रॉब्लम्स थे, क्या लूप होल थे जिनको फिक्स करना है, कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम और लूप होल जो कि अर्लियर लॉ में एग्जिस्ट हुए थे। तो इस केस में देखा जाए हाइडन के केस में, सो पहले लॉ में क्या था कि जो रिलीजियस लीज हो रही थी उन पे जो है उनका कोई मतलब कि प्रॉपर कंट्रोल नहीं था। तो कह सकते हैं रिलीजियस लीजेस वर अवॉइडिंग प्रॉपर कंट्रोल्स एंड हार्मिंग द क्राउन्स इंटरेस्ट। ठीक है, तो वो इलीगली लीज कर रहे थे और जो क्राउन का गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है टैक्स बचा रहे थे, तो उनको भी क्या कर रहे थे, उनको घाटा पड़ रहा था उससे। ठीक है, उनको हार्म कर रहे थे। अब जो थर्ड इसका फैक्टर था वो था व्हाट रेमेडी हैज़ पार्लियामेंट प्रोवाइडेड टू क्योर दैट डिफेक्ट। तो पार्लियामेंट ने व्हाट सोल्यूशन डिड द न्यू लॉ एम टू प्रोवाइड। तो कहने का मतलब जो थर्ड फैक्टर है कि पार्लियामेंट ने जो नया लॉ लाया तो उसमें उसने क्या सोल्यूशन प्रोवाइड किया, उसका क्या एम था, क्या सोल्यूशन देना चाहता था। तो इस केस में स्टैट्यूट ऑफ 27 हेनरी एट्थ एम्ड टू स्टॉप अनऑथराइज्ड एंड फ्रॉडुलेंट प्रॉपर्टी लीजेस। यही बात चली आ रही है ना कि उन लीजेस को वो रोकना चाहता था, इसलिए वो लॉ बना कि ऐसी जो इलीगल लीज है वो ना हो। सो नेक्स्ट फैक्टर जो था व्हाट इज़ द ट्रू रीज़न ऑफ द रेमेडी। तो व्हाट वाज द पार्लियामेंट्स इंटेंशन और ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं कि ठीक है वो रेमेडी देना चाहते थे, पर उसका पार्लियामेंट का इंटेंशन क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था जो उसने न्यू रेमेडी दी, न्यू लॉ बनाया। तो पार्लियामेंट इस केस में क्या चाहती थी, वो हर तरह के लूप होल को क्लोज करना चाहती थी, पब्लिक रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करना चाहती थी और रिलीजियस पावर का मिस यूज़ ना हो इसको रोकना चाहती थी। ठीक है, तो ये रेमेडी देना चाहते थे। तो बेसिकली अभी हम इन ब्रीफ बोलते हैं तो जो 4 फैक्टर्स थे वो ये थे। फैक्टर था कि पुराना लॉ क्या था। ठीक है, तो हमें समझ आया कि पुराने लॉ में रिलीजियस बॉडीज़ जो हैं उनको लैंड ट्रांसफ़र लीज करने से नहीं रोका जा सकता था, वो इलीगली कर ही रहे थे। फिर सेकंड फैक्टर था पुराने लॉ में क्या मिसचीफ था। मिसचीफ का मतलब है यहाँ प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम थी उसमें। प्रॉब्लम ये थी कि जो चर्चिज़ थे वो लैंड को लीज पे दे रहे थे और पब्लिक रेवेन्यू को नुकसान पहुंचा रहे थे। ठीक है, थर्ड फैक्टर था पार्लियामेंट ने क्या रेमेडी दी। अब उन्होंने रेमेडी दी, वो स्टैट्यूट ऑफ हेनरी एट्थ बनाया ताकि ये सारी चीज़ें बंद हो जाएं, इलीगल लीज जो है वो बंद हो जाए। अब फोर्थ फैक्टर था कि कोर्ट का क्या रोल है। कोर्ट को लॉ ऐसे इंटरप्रेट करना चाहिए कि उस प्रॉब्लम को ख़त्म करे जिसके लिए ये लॉ बनाया गया है। मतलब उसे ये देखना चाहिए कि इंटेंशन क्या है, क्यों बनाया है लॉ, किस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए बनाया है, किस मिसचीफ को फिक्स करने के लिए बनाया है। तो इस तरह से फिर मिसचीफ रूल आया। तो इस केस का डिसीज़न था जो मेन कोर्ट ने रूल्ड अगेंस्ट हाइडन और उन्होंने बोला कि लिटरेट वर्डिंग ऑफ स्टैच्यू नो डाउट एज इट इज़, अगर वर्ड टू वर्ड देखें कि ये इस केस पे एप्लीकेबल नहीं है, बट जो पर्पस है स्टैच्यूट का वो प्रिवेंट करना है इन लीजेस को जो इलीगल लीजेस हो रही हैं, इसलिए हाइडन्स लीज वॉज डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है, अब हम रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो आप कॉलेज जाते हो, आपकी टीचर बोलती है क्लास में ना मोबाइल फ़ोन नहीं लेके आना। तो अब एक स्टूडेंट कहता है मैम मेरे पास फ़ोन तो है नहीं पर मेरी तो ये स्मार्ट वॉच है।
अब स्कूल में क्लासरूम में मोबाइल क्यों नहीं अलाउड थे, उसके पीछे जो इंटेंशन था वो ये था ताकि क्लास में डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो हाइडन केस के रूल के हिसाब से फिर टीचर आपको कह सकती है कि इंटेंशन ये था कि जो डिस्ट्रैक्शन है, मिसचीफ है, उसे बंद करना, ठीक है, जो बच्चों में हो रही है, चाहे फिर वो फ़ोन हो चाहे वो स्मार्टफोन हो। तो वो रूल सिर्फ ये बोल रहा था कि क्लास में नो मोबाइल फ़ोन्स आर अलाउड इन क्लासरूम। तो लिटरल सेंस में बोल लें तो सिर्फ मोबाइल फ़ोन है। पर मोबाइल फ़ोन पर अगर इंटेंशन देखा जाए उस रूल को बनाने के पीछे ये था कि क्लास में डिस्ट्रैक्शन ना हो। अगर हम उस इंटेंशन को देखते हैं फिर हम मिसचीफ रूल लगाएंगे इसमें, और फिर हम वर्डिंग को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। फिर हम बोलेंगे कि हमारा तो एम जो है डिस्ट्रैक्शन बंद करना है, फिर ये फ़र्क नहीं पड़ता कि फ़ोन है या फिर स्मार्ट वॉच है। के केस से तो ये क्लियर होता है कि कभी भी लॉ जो है अभी आंखें बंद करके इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता, और ना ही जजेस ऐसे करते हैं। वो हमेशा देखते हैं कि जो मिसचीफ है, जिसके लिए मिसचीफ क्या है यहाँ पे, जो प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम को हटाने के लिए लॉ बनाया गया है उसे भी जजेस हमेशा ध्यान में रखते हैं कोई भी डिसीज़न देने से पहले। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि हेल्डन्स केस रिमाइंड्स अस लॉ इज़ नॉट जस्ट अबाउट वर्ड्स ऑन द पेपर, राइट, इट्स अबाउट सॉल्विंग द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। और जब भी लॉ जो है कोई भी डाउट्स क्रिएट करता है, एम्बिग्यूटी आती है, कोई क्लैरिटी नहीं है, देन इट्स द जजेस जॉब टू फिक्स द मिसचीफ, ठीक है, और नोट टू फॉलो द लिटरल इंटरप्रटेशन। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर कोई डाउट हो प्लीज़ लेट मी नो। और आप प्लीज़, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक यू वेरी मच।